नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराते हैं जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, जिन्होंने ईवी के क्षेत्र में बहुत संघर्ष किया। भारत सरकार में ई रिक्शा समिति के अध्यक्ष और ईवी एक्सपो के ऑर्गेनाइजर अनुज शर्मा जी का आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे हम जानते हैं ईवी एक्सपो के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते स्मिता जी, और विशेष तौर पे दीपक श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद, आपका स्वागत है। मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आने शुरू हुए और इसके लिए जब हम पूरी दुनिया में घूमते थे तो दुनिया के अंदर लगभग हम अमेरिका में डेट्रॉयट जाते थे, स्टुटगार्ट जर्मनी के पास स्टुटगार्ट में जाते थे, जिनेवा मोटर शो जाते थे, फूजियान चाइना का सबसे बड़ा फेयर है वहाँ जाते थे। तो हमें लगा कि ये सब इतने बड़े बड़े शोज़ हैं जो पिछले लगभग 80-90 साल से चल रहे हैं यूरोप अमेरिका में, तो हिंदुस्तान के अंदर भी लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहचान करवानी चाहिए, टेक्नोलॉजी दिखानी चाहिए। और जब हमने ये विचार लेके इस पे काम करना शुरू किया तो सर्वप्रथम हमने जितने भी मैन्युफैक्चरर्स से जो व्हीकल बनाने वाले थे, पार्ट्स बनाने वाले थे, उनको एकजुट करके ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन और बैटरी रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन, दो संस्थाएं बनाई। बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल फेडरेशन में इसको कन्वर्ट किया। पर जब शुरू में काफ़ी संघर्ष रहा तो हमारे को बहुत सारी दिक्कत थी 1988 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर और 1989 रूल के अंदर। तो हमने सुप्रीम कोर्ट तक इसकी लड़ाई लड़ी। जब हम कोर्ट में इसके लिए संघर्ष कर रहे थे तो भारत के अंदर एक नई सरकार आई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी थे, जो बहुत पॉजिटिव सोच के एक व्यक्तित्व को रखते थे। और जब हमने उनसे जाके अपनी समस्याओं की बात की तो उन्होंने इसके ऊपर जितने भी निर्णय हमने सोचे उन सब निर्णयों को हाँ की। और जब 2014 में सरकार बनी और 8 अक्टूबर 2014 को इसके लिए गजट आया तो एक नए तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की परिभाषा निकल के आई मोटर व्हीकल एक्ट में और रूल में। इसका फ़ायदा मैन्युफैक्चरर्स को तो मिला ही मिला, परंतु जो ड्राइवर थे उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिला, क्योंकि नितिन गडकरी जी बोलते थे कि आदमी को खींचने की प्रथा खत्म होनी चाहिए। दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि जिस दिन ये प्रथा खत्म होगी उसी दिन हमारा देश सुपर पावर बन के आगे दिखेगा। और जो मैकेनाइज्ड ई रिक्शा उस समय मोटर व्हीकल एक्ट में ऐड हुआ और मैन्युफैक्चरर्स को इसकी प्रोडक्शन के लिए एक नया रूल बना के और सपोर्ट दी गई, उसी कारण आज आपको 1 करोड़ के लगभग ऐसे व्हीकल सड़क पे नज़र आते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया के अंदर अगर हम रजिस्टर्ड व्हीकल्स की बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर तो आपको बसेस कारें बहुत मिलेंगी, क्योंकि हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो गरीब आदमी के लिए पहले चिंता होती है भारत सरकार में। तो 1 करोड़ लोग अभी इस रोजगार योजना के अंतर्गत इन व्हीकल्स को चला रहे हैं। 2015 से लेकर के ईवी एक्सपो आज हम 2023 में खड़े हैं, इसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिले? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चर हैं, वो एक तरह से ग्रेजुएट हो चुके हैं। उस समय उन्होंने ये समझो कि टेक्नोलॉजी तीसरी कंट्री से अडॉप्ट करके व्हीकल्स को इम्पोर्ट करके और असेंबल करके बनाना शुरू किया था, परंतु आज वो सब इतने सक्षम हैं कि उनको किसी और देश के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है, अपनी फैक्ट्रीज इतनी बड़ी कर ली हैं कि हमारा जितना बड़ा बाज़ार है उसको हम खुद ही पूरा करके दे सकते हैं। और एक्सपो के अंदर उन सब ने जो डिस्प्ले करने शुरू किए हैं अपने व्हीकल्स, अपनी टेक्नोलॉजी, वो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और उनको जो ये प्लेटफॉर्म मिला है, उनका जो विश्वास ईवी एक्सपो की तरफ आया है, इस कारण से ईवी एक्सपो पूरी दुनिया में टॉप 4 एक्सपो हैं उनमें से एक हो चुकी है जो ईवी के ऊपर लगता है। आईसी इंजन पे तो बहुत सारी एक्सपो लगती होंगी, इंडिया में भी बहुत बड़ी एक एक्सपो लगती है, पर ईवी के क्षेत्र में हमें गर्व है कि हम सबसे बड़ी एक्सपो में एक एक्सपो माने जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और जो मेक इन इंडिया का नारा भारत सरकार ने दिया है, हमारी एक्सपो से उसको बहुत बल मिला है ईवी सेगमेंट में। और आपको पता ही है कि हम लोग कलकत्ता के अंदर भी करते हैं और हम हैदराबाद में भी करते हैं, बैंगलोर करके आए, लखनऊ करके आए, पर जो दिल्ली से ये हमने 2015 से एक सफ़र शुरू किया, वो बहुत बड़ा आज मील का पत्थर साबित हुआ है। पिछले इतने वर्षों के अंदर हमने अपने देश की एक पहचान दुनिया के अंदर बनाई है ईवी एक्सपो के माध्यम से, और भारत सरकार का हमें इसमें बहुत सपोर्ट है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। और जो हम कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें नई नई टेक्नोलॉजी जब सामने आती है तो हमें गर्व होता है कि हमने इसके लिए काम किया।
ईवी के सेगमेंट में आप रोजगार की क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी को एक नया काम चाहिए होता है। अभी आईसी इंजन के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इन सब के ऊपर, फ्यूल के ऊपर पिछले इतने वर्षों में काम हुआ है, पर धीरे धीरे उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। इस कारण से उन व्हीकल्स की टेक्नोलॉजीज में फ़र्क आ रहा है। बट ईवी के ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी आने से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग 2 करोड़ परिवारों को देश के अंदर इसका लाभ मिलेगा। 2 करोड़ परिवारों का मतलब है लगभग 8 करोड़ से ऊपर लोगों की रोजी रोटी ईवी के हिसाब से चलेगी। वो बेशक मैन्युफैक्चर हो, डीलर हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो ड्राइवर हो, या इनके पार्ट्स बनाने वाले हो, या इसकी पार्किंग चार्जिंग इंफ्रा के अंदर हो, या अन्य किसी भी माध्यम से इसके साथ जुड़े हो। इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का, जिसको भारत सरकार की पूरी सपोर्ट है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि क्रूड ऑयल हमारे यहाँ आना बंद हो जाए और अदर जो सोर्सेज हैं उसके ऊपर हम काम करें, ताकि जो हमारी इकॉनमी है वो और मजबूत होकर निकल के आए, और जो हम देखते हैं कि आज 80 रुपये पार कर रहा है डॉलर, वो नीचे आए और हम पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर की तरह दिखें फाइनेंशियली। आपने बताया हम 2015 से हैं ईवी के सेगमेंट में, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि सर अभी तक हम लोग गांव-गांव तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पॉलिसी बनाती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। और हमारा देश बहुत बड़ा देश है। आप देखिए, 700 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन दुनिया के अंदर है, जिसमें 140 करोड़ हम हैं। 18% के लगभग हमारी पॉपुलेशन तो देश के अंदर रहती है दुनिया की। और जब भी कोई काम शुरू होता है तो आखिरी व्यक्ति तक जाने में समय लगता है, अंत्योदय होने में बहुत मेहनत लगती है। और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बट जो सोर्सिंग है उसके अंदर टाइम लगता है। अगर आप व्हीकल वहाँ देते हैं तो उस व्यक्ति को वहाँ पर बैंक चाहिए, फाइनेंस फैसिलिटी चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटी चाहिए, चार्जिंग इंफ्रा चाहिए। तो इन सब चीज़ों को खड़ा करने में कई वर्ष लग जाते हैं। और हमारा देश बहुत बड़ा देश है दुनिया के अंदर। आप समझ रहे हैं कि हम लोग सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और इसके ऊपर काम चल रहा है। आज मुझे गर्व है कि यूपी, बिहार, बंगाल, असम और ऐसे जितने भी बड़े देश हैं, इसमें जो बीटा सिटीज़ हैं, जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ तक ये व्हीकल जा चुका है। जहाँ पर अभी दिक्कत है उसमें महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और साउथ की कुछ जोन सी स्टेट्स हैं उसमें दिक्कत है। पर जिस स्पीड से काम चल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने टारगेट 2020 रखा था और कोरोना आने के कारण ये 2-3 साल बीच में ब्रेक जो लगी है, इसको हम अगले लगभग 2 साल के अंदर पूरा कर देंगे। अब 15 अगस्त आने वाला है, आप हमारे और अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको गर्व होना चाहिए कि वो इतने बड़े भारतवर्ष के अंदर पैदा हुए हैं और उनको देशभक्त बनते हुए देश के हित में काम करना चाहिए। और जो जो उनको लगता है देश हित के अंदर वो कार्य कर सके, ऐसा एक कार्य वो तुरंत करें और अपनी आदत को ठीक करें, जिसके कारण देश दुनिया के अंदर अपना नाम करे। और हर व्यक्ति का योगदान चाहिए। सबका साथ सबका विकास होगा और देश दुनिया में आने वाले समय में बहुत बड़ा बन के आएगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्मिता जी।